तरह से आरोप मनदीप के ऊपर लगाए गए हैं, यहाँ पे जितने भी पत्रकार साथी आए हुए हैं उनके ऊपर भी चलते हुए भी उनके ऊपर कोई पुलिस लगा सकती है कि आपने मुझे धक्का दिया, ऐसे आरोप जो है कि आप जाके देखिए सिंघू बॉर्डर जो सभी जा रहे हैं वहाँ देखिए कितनी बैरिकेडिंग है, तो आप उसको पार कर रहे हैं, हो सकता है कल किसी और को भी पकड़ लिया जाए कि वो जो पार करते हुए उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस आ जाएगी उससे बस, तो पुलिस मना करते हैं तो उनसे बहस हो ही जाती है। अमूमन जनरल है कि वहाँ पे बातचीत उनसे हो जाती है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं जा रहा हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, तो एक गलत उसके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं क्योंकि उसने जो वहाँ पे किसानों और जो स्थानीय लोग तथा कथित स्थानीय लोग का बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका पर्दाफाश किया था, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस के नजर में आ गया हो, उसके बाद उसको पकड़ा गया है। और रही बात उसकी जो व्यक्तित्व जो रहा है वो हमेशा से संघर्ष करने वाला रहा है। पास आउट होने के बाद भी उसने कभी चाह नहीं रखी कि बड़े मीडिया हाउस में जाकर काम करे, वो शुरू से ही जमीन के पे जाके और रिपोर्ट वहाँ से लाता रहा है और वैसे रिपोर्टिंग किया है, रिपोर्टिंग करता रहा है। अभी भी जो किसान आंदोलन में आप जाके देखें तो 2 महीना दिन रह कर रिपोर्टिंग लगातार करना बहुत आसान चीज नहीं होता है। एक दिन आप जाके देखो कितनी परेशानी होती है। वो लगातार 2 महीनों से वो रिपोर्टिंग कर रहा था, तो हो सकता है कि इस समय जो बड़े मीडिया हाउस है जिस तरह से उन्होंने एक अलग तरीके का जो रोल अपना बना रखा है किसान आंदोलन या किसी भी तरह की सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके ऊपर, तो जो मोबाइल जर्नलिज्म जो कर रहे हैं, जो फ्रीलांस कर रहे हैं, उनके द्वारा सच्चाई बाहर आ रही है। तो मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी को हम पहला कदम देख रहे हैं जो मोबाइल जर्नलिज्म या फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको डराने धमकाने की, लेकिन जो मनदीप में जो हिम्मत है और जो उसके साथी जो भी हैं वो कभी डरने वाले नहीं है। जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मनदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मनदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मनदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पत्रकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पत्रकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 68 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए जम के नारेबाजी की। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। मनदीप पूनिया की घरवाली ने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कहा कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे कहने से पहले मुझे ये चीज़ें आप ही लोगों से पता लगी है और ये वो समुदाय है जिसकी वजह से मुझे अपने घर की चीज़ें पता लग रही है। और अगर इस आवाज़ को दबा दिया गया तो फिर मतलब सोसाइटी में आवाज़ उठना बंद हो जाएगी। प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे उसके पास कोई सत्ता है, वो ये ना समझे कि आवाज़ें बंद हो जाएगी या लोग आवाज़ों को असली कानों तक उनके हकों तक पहुंचाना बंद कर देंगे। पुलिस का फ़ोन मेरे पास सुबह 10 बजे के आसपास आया कि मनदीप की लॉज FIR लॉज हुई है अलीपुर थाने में, आप यहाँ पे आके उसके कपड़े कुछ दे जाइए। लेकिन ये 10 बजे क्यों हुआ, मेरी बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि ये घटना करीब 6 बजे के आसपास 6 और 7 के बीच की बात है और शाम को 4 बजे तक मैं एक डायलेमा में थी। एक बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, आपको पता ही नहीं है कि वो जो बंदा है वो है कहाँ पे, मतलब आसपास के किसी थाने में नहीं है। अलग अलग तरह की रूमर्स मुझे मेरे सामने आ रही हैं कि वो अलीपुर में है या समयपुर बादली में है या वो कहीं और है। बातचीत हुई कुछ हाथापाई हो? क्या आप कपड़े लेकर आई मैडम, आपको मिलने नहीं दिया गया? मुझसे जो कपड़े थे वो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ले लिए थे और मेरी उनसे पर्सनली कोई बहुत मतलब
मुलाकात नहीं हो पाई है। कुछ बातचीत हो पाई थी? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। मुझे कपड़े देने के लिए बुलाया गया था क्योंकि उनका शर्ट में कुछ छोटा मोटा फट गया था और थोड़ी बहुत चोट उनको लगी थी। काफ़ी सारे वकील अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को मतलब लेके सामने आ रहे हैं और हरतोष हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली सब ठीक होगा। उम्मीद है अभी। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर टॉर्चर सिर्फ मतलब मेंटल टॉर्चर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो अपने आप में एक टॉर्चर का शुरुआत है। तो ये टॉर्चर नहीं तो और क्या है, मतलब टॉर्चर हो के मैं आपके सामने बात कर रही हूँ और आप लोग ये मेरी आवाज़ सुनते हुए खुद एक टॉर्चर में है, क्योंकि ये चीज़ आज जो मनदीप के साथ हुई है कल को आपके साथ भी हो सकती है। आप उसी समुदाय का हिस्सा हो, आप बिल्कुल मेरी ही जगह पे खड़े हो, आपके भी अपने परिवार होंगे। तो तब तक हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम सब बैठ जाए इत्मीनान से और एक एक करके थोड़ा जो ये यूथ जो है ये जो चाहते हैं, जो फील करते हैं वो हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, तब तक वो आ जाएंगे। इट्स बेटर हम सब बैठेंगे, ये आपको कुछ बताएंगे कि ये क्या महसूस करते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी कर्व की जा रही है। साथियों, मैं आपको 26 तारीख के इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ जिसमें पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी रह गई थी और कुछ उपद्रवी जो 26 तारीख के किसान मार्च में उपद्रव कर रहे थे अपना मुंह ढक के, उन्होंने मेरा मोबाइल छीना और मुझसे मारपीट की और पुलिस सामने खड़ी मुख दर्शक बने देखती रह गई। वहाँ दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चली। 26 तारीख को जब हम नजफगढ़ से नांगलोई मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे, नांगलोई चौक पे जब पुलिस एक लगातार आंसू गैस के गोले मार रही थी, किसान पीछे अपना खड़े थे, तभी अचानक से कुछ उपद्रवी जो मुंह ढके हुए थे उन्होंने हमला शुरू किया। और जब मैं कोने से तोड़फोड़ शुरू करी और जब मैं कोने से खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं अपने वीडियो, तो अचानक से 15-20 लोग उपद्रवी जो थे वो आए, मुझे घेरा, मुझसे मारपीट की, मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे पैसे गिर गए कपड़े पर फाड़ने की वजह से। तो उस वक्त पुलिस कुछ नहीं की और जब कोई पत्रकार अपना काम शालीनता से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा है तो उसको खा ले जाते हैं कि ये हम तो धक्का दिए। अरे तुम क्या कर रहे थे, निकम्मों की तरह खड़े होकर लोग चोरी कर ले रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। मेरे ऊपर इससे पहले जो है नोटिस करके दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया था। 7 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया था और मेरा ही अलग नहीं, अलग अलग चैनल को अलग अलग दिन में बुलाया गया था। तो आप देखिए कि आज मेरा नंबर है, इनका नंबर है, कल किसी और का भी नंबर हो सकता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, कई और मेरे साथी पत्रकार थे, सबको अलग अलग बुलाया गया ताकि एक दूसरे की आवाज़ न उठा सके। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो कम से कम ये बात रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जो है यहाँ पत्रकार पहुँचे और सबकी आवाज़ उठाई जाए। ये देखिए कॉपी है जो 7-8 मुकदमे मेरे ऊपर 7-8 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बुलाए थे। जो दिक्कतें होती हैं, जो आपको स्टोरी आइडिया खोजने से लेके पिच करने से लेके स्टोरी तक जाने आने में जो भी दिक्कतें होती हैं वो मैं खुद ही उसको झेलता हूँ। तो मनदीप यहाँ पे जो बीत रही हो कि हम खुद उसको समझ सकते हैं। सवाल ये है साथियों कि इस सरकार में, ये सरकार 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार प्रेस पे, पत्रकारों पे हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप चाहे प्रशांत कनौजिया का मामला उठा लीजिए, मनदीप पुनिया का मामला उठा लीजिए और चाहे हाथरस कांड के दौरान जो जितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया उसका मामला लीजिए। जिस तरीके से भाजपा की सरकारें जहां भी हैं वहां जिस तरीके से पत्रकारों का दमन हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये सरकार लोकतंत्र के चौथे खंभे पर विश्वास नहीं करती है, यानी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। इनका डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है। ये सारे फैसले मनमानी के तौर पर लेते हैं। आप इस किसान बिल को समझिए, जिस किसान बिल के लिए मनदीप भैया लगातार पिछले 2 महीने से किसानों के साथ रहते हुए, मनदीप भैया उन्हीं के साथ रहते थे, खाते थे। और कल जो घटना हुई वो क्यों हुई? क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पे भाजपा ने अपने गुंडों को भेजना शुरू किया था और चूंकि मनदीप भैया हरियाणा के रहने वाले हैं तो उन गुंडों को जानते थे, भाजपा के विधायकों को, उनके गुंडों को वो जानते थे। और जब उन्होंने उन गुंडों को एक्सपोज करना शुरू किया तब उनको लगा कि नहीं, अब ये हमारे लिए खतरा है। इसको उनको 10 पुलिस वालों ने उठा लिया, जिस तरीके से घेर के पुलिस वालों ने उठाया। आज ये पुलिस कह रही है कि कोरोना है, 144 लगा हुआ। अरे जब उनको उठाया गया तो जितनी भीड़ पुलिस की थी वो वहाँ कोरोना नहीं था क्या? वहाँ कोरोना नहीं था। जब अमित शाह बंगाल में रैली करने जाते हैं, पंचायत चुनाव में रैली करने जाते हैं, तमाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री सब पहुँचते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या?
सवाल ये है कि आप पत्रकार जो जनता को बताते हैं कि नहीं ये हो रहा है, देश समाज में ये हो रहा है, आप उन्हीं की आवाज को दबा दो ताकि जनता तक बात ना पहुंचे। सरकार इंटरनेट जिस तरीके से 15 जिलों में, हरियाणा में 15 जिलों में 30 जनवरी तक इंटरनेट बंद किया, सारे बॉर्डरों पे आज 31 तारीख तक इंटरनेट बंद करने की घोषणा की गई। ये क्या है? क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या ये वॉर जोन नहीं बना दिया गया है जहाँ पे किसान सरकार से लड़ रहा है? वॉर जोन क्यों बना रहे हो? इस सवाल ये है कि जो मसला जो किसान कह रहे हैं हमें हित नहीं चाहिए, आप उनका जबरदस्ती भला करने पर तुले हुए। आज जो डेमोक्रेसी पे लगातार हमने, चाहे छात्रों की बात कर लें, पत्रकारों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, आदिवासियों की बात कर लें, अल्पसंख्यकों की बात कर लें, जब से मोदी की सरकार बनी है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन पिछले साल रहा हो, चाहे ये आंदोलन, सरकार का पैटर्न समझने की जरूरत है। सरकार आपको इग्नोर करेगी और आपका एक कमजोर कड़ी देख के फिर गुंडों से भिजवा के दंगे करवाएगी। शाहीन बाग का आंदोलन याद कीजिए, जब यही होना शुरू हुआ उसके बाद दिल्ली में दंगे होने शुरू हो गए। और हम यहाँ पे जिसलिए छुटे हुए हैं, हमको ये समझना होगा कि सरकार ने हमारे साथियों को, चाहे वो हाथरस में साथी हो, चाहे हमारे साथी मनदीप पुनिया हो, उनको गिरफ्तार किया है। उनको जल्द से जल्द रिहा करे और उनके खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे जिन भी धाराओं में दर्ज किए गए सब वापस ले। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप किसी को भी उठाकर जेल में डाल दोगे और नहीं उसकी सुनवाई चलती रहेगी। ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है और आपको यहाँ हर गलत का जवाब देना हो। ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।